सब्सक्राइब कीजिए विनोद वर्मा चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप तक पहुंचे सभी लेटेस्ट टेक्निकल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो सर्वश्रेष्ठ ऑडियो और वीडियो क्वालिटी में। So very good morning to all of you. Today we are going to start our second topic in your chapter 3rd, that is gear drives. So in drives we will cover overdrive, propeller shaft, universal joints, differential, rear axle, Hotchkiss drive, torque tube drive, rear axle type, front wheel and all wheel drives. So these are the content for our next few days. So let's move towards the topic. First of all we should go towards overdrive. आप लोगों ने सबने नाम सुन रखा होगा ओवरड्राइव, और ओवरड्राइव का मतलब क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड ट्राई टू नो. ओवरड्राइव इज द हाईएस्ट गियर इन द ट्रांसमिशन. ओवरड्राइव अलाउज द इंजन टू ऑपरेट एट अ लो आरपीएम फॉर अ गिवन रोड स्पीड. व्हाट डज इट मीन? कि सबसे हाईएस्ट गियर की यदि हम बात करें किसी भी व्हीकल में तो वो आपके पास ओवरड्राइव ही होता है. यानी कि आप कह सकते हैं कि टॉप गियर जो होता है वो वहां पर ओवरड्राइव फिट किया हुआ जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है, जो आपके इंजन के आरपीएम है आप उसके बराबर या उससे ज्यादा आरपीएम आउटपुट पे ले पाते हैं. ठीक है. दिस अलाउज द व्हीकल टू अचीव बेटर फ्यूल इफिशिएंसी एंड ऑफन क्वाइटर ऑपरेशंस ऑन द हाईवे. तो कहने का मतलब क्या है कि जब हम टॉप गियर में चलते हैं, हाईएस्ट स्पीड में चलते हैं, तो हमारे पास जो इंजन होता है वो फुल लोड पर चल रहा होता है, फुल थ्रोटल पे चल रहा होता है, यानी हमने एक्सीलरेटर पूरा दबा रखा होता है जिस स्पीड को हम ले रहे हैं. लेकिन ओवरड्राइव की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, उससे कम इंजन की स्पीड पर भी उतनी आउटपुट हम ले पाते हैं. ठीक है. और ये जनरली होता है हाईवेज पे, जब हमारी जो गाड़ी की स्पीड होती है वो इट इज मोर देन 70-80 की किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे होते हैं. तो यदि मान लीजिए ओवरड्राइव नहीं होगा तो क्या होगा, आपको थ्रोटल पूरा देना पड़ेगा. आपका जो रेस है वो आपको काफी दबाना पड़ेगा 80 की स्पीड के लिए, और जितना आप थ्रोटल दबाएंगे उतना ही फ्यूल कंजप्शन आपका इंजन पे बढ़ता जाएगा. तो होता यह है कि ओवरड्राइव लगा के हम क्या करते हैं, जो हमें आरपीएम मिल रहे हैं उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और बढ़ा देते हैं, और उसकी वजह से हमें सेम आरपीएम, मान लीजिए 80 पर गाड़ी यदि फुल थ्रोटल पर चल रही थी तो यदि आपने ओवरड्राइव लगा दिया तो 80 पर ही आपकी गाड़ी चलेगी. लेकिन क्या होगा, इंजन का आपको फुल थ्रोटल की बजाय 75% ही थ्रोटल देना पड़ेगा. और थ्रोटल कम करते ही आपके पास फायदा क्या हो जाएगा कि आपके पास फ्यूल इकोनॉमी बढ़ जाएगी. दूसरा फायदा आपके पास क्या हो जाएगा, जो इंजन जितना तेज चल रहा था उसकी वजह से वियर एंड टियर बढ़ गए थे वो भी आपके कम हो जाते हैं, क्योंकि जनरली गाड़ी जब हाईवे पे चलती है तो 70-80 नॉर्मल स्पीड होती है, और हम चाहते हैं कि वहां पर हम ओवरड्राइव का हेल्प लें. When it is switched on, an automatic transmission can shift into overdrive mode after a certain speed is reached, usually 70+ किलोमीटर पर आवर. यानी कि 70 किलोमीटर पर आवर या इससे ज्यादा की स्पीड पे हम क्या होते हैं, हम या तो मैनुअली स्विच कर देते हैं ओवरड्राइव के ऊपर में, या फिर हम क्या करते हैं ऑटोमेटिक सिस्टम के थ्रू यानी ECU के थ्रू हम क्या ओवरड्राइव मोड को एक्टिवेट कर देते हैं और हमारी स्पीड क्या होती है, ओवरड्राइव पे शिफ्ट हो जाती है. यदि हम बात करें इसकी लेआउट की तो आप यहाँ लेफ्ट साइड में इसका स्केच देख पा रहे हैं. तो ओवरड्राइव कहाँ फिट किया जाता है? ओवरड्राइव गियर बॉक्स के बाद में फिट किया जाता है. तो अभी हम लोग ऑलरेडी गियर बॉक्स पढ़ के निकले हैं. तो गियर बॉक्स में आपका क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई होती है, स्पीड एनहांस होती है, राइट. तो हम चाहते हैं कि उसके बाद में यदि हमें और मल्टीप्लाई करनी है स्पीड को तो हम कर सकते हैं. तो आप देखेंगे यहाँ पर कि गियर बॉक्स आपके पास लेफ्ट में दिख रहा है, और यहाँ पर फ्रंट का एक जॉइंट है, यहाँ पर आपको ये यूनिट दिख रही है, दिस इज ओवरड्राइव यूनिट. तो आपको ओवरड्राइव यहाँ पर मिल रही है. इसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर माउंटिंग बार्स लगी हुई है जिसके साथ में आपने ओवरड्राइव को सपोर्ट किया है, और रेयर प्रोपेलर शाफ्ट आपने लगा रखी है, और उसके बाद रेयर एक्सेल में चली जाती है, यानी आउटपुट पे आपकी ड्राइव चली जाती है. तो दिस इज द बेसिक कंस्ट्रक्शन. यदि हम रियलिस्टिक व्यू देखना चाहें राइट में तो आप देख सकते हैं ये आपको बड़ा सा जो केसिंग दिख रहा है, दिस इज योर गियर बॉक्स. तो यहाँ पर आपको गियर बॉक्स दिख रहा है, और यहाँ से आपको आउटपुट शाफ्ट पीछे की तरफ मिल रही है. यहाँ पर आप ये एक सेकंड यूनिट दिख रहे हैं, दिस इज योर ओवरड्राइव यूनिट. ओवरड्राइव यूनिट आपकी इसके साथ में कपल की हुई है, और इसको एंगेज और डिसएंगेज करने के लिए एक्स्ट्रा मोटर लगा रखी है यहाँ पर. और यहाँ से ओवरड्राइव के अंदर में आपकी क्या होगी, प्रोपेलर शाफ्ट में आपके पास यहाँ से ड्राइव ट्रांसमिट हो जाएगी. तो अब हम समझते हैं कि ये ओवरड्राइव किस तरीके से काम करेगा. बिफोर दैट वी शुड गेट इट्स की फीचर्स. ओवरड्राइव इज अ डिवाइस इंटरपोज बिटवीन द ट्रांसमिशन यानी कि गियर बॉक्स एंड प्रोपेलर शाफ्ट टू परमिट प्रोपेलर शाफ्ट टू टर्न फास्टर देन और ओवर ड्राइव द ट्रांसमिशन मेन शाफ्ट.
यानी हमेशा पर्पस क्या होता है, जो ड्राइव मिल रही है उससे ओवर करना, ओवर मतलब ज्यादा करना, दैट इज द मेन पर्पस ऑफ ओवर ड्राइव। यदि आप चाहें तो सेम टॉर्क को भी आगे ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन आप इसे कम नहीं कर सकते। मतलब मान लीजिए आपके पास 1000 आरपीएम आ रहे हैं, तो आप 1000 आउटपुट पे ले सकते हैं, 1000 से ज्यादा ले सकते हैं, लेकिन आप चाहें कि 1000 से कम करें तो ओवर ड्राइव आपको बिल्कुल हेल्प नहीं करेगी, उसके लिए आपको गियर शिफ्ट ही करना पड़ेगा। It is so called because it provides a speed ratio over that of high speed ratio। तो जो हाई स्पीड रेशियो है उससे ऊपर की तरफ का हाई स्पीड रेशियो देता है, इसीलिए इसे ओवरड्राइव कहते हैं। द ओवरड्राइव परमिट्स द इंजन टू ऑपरेट ओनली अबाउट 70% ऑफ द प्रोपेलर शाफ्ट स्पीड। तो क्या हो रहा है, जो इंजन की जो स्पीड है हमने लगभग 70% तक रिड्यूस कर दी और उससे हम सेम आउटपुट व्हीकल पे ले पा रहे हैं। When the vehicle is operating in high speed ranges, तो जब जब स्पीड बढ़ेगी तब तब क्या होगा, आपका ऑटोमेटिकली ओवरड्राइव एंगेज हो जाएगा। ओवरड्राइव इज यूजुअली एम्प्लॉय सप्लीमेंट्री टू कन्वेंशनल ट्रांसमिशंस। तो क्या होता है, ओवरड्राइव ऐसा नहीं है कि अकेला काम करता है, इट वर्क्स एज ए सप्लीमेंट्री, यानी आपके पास कन्वेंशनल ट्रांसमिशन तो होना ही चाहिए, उसके पीछे आप क्या कर सकते हैं, ओवरड्राइव को एंगेज कर सकते हैं, सो दैट यू कैन इंक्रीज द आउटपुट्स। It is bolted to the rear of the transmission between the transmission and propeller shaft. So I already shown you this. A slightly higher range axle gear ratio is employed with the overdrive than without one. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो एक्सेल का गियर रेशियो है वो हम जो ओवरड्राइव गाड़ियां होती हैं उनके अंदर में स्लाइटली हायर साइड पे रखते हैं। ये हम आगे देखेंगे कि गियर जो एक्सेल गियर रेशियो है वो क्या होता है। ओके, so this is the key features of your overdrive. Now try to understand how it works. So first of all we should look at this sketch and try to understand its construction. तो आप लेफ्ट साइड पे डायग्राम में देख पा रहे हैं, ओवरड्राइव का एक डायग्राम है एंड वी हैव दिस इनपुट शाफ्ट। आप लेफ्ट में देख रहे हैं, आपको एक शाफ्ट नजर आ रही है, दिस इज योर इनपुट शाफ्ट, और ये किससे कपल्ड है, दिस इज कपल्ड विद गियर बॉक्स, और जो गियर बॉक्स का आउटपुट है उसको हम ओवरड्राइव का इनपुट मानते हैं। ओके, और ये शाफ्ट आप देखेंगे तो आगे जाकर के ये शाफ्ट स्प्लाइंड है। स्प्लाइन का मतलब क्या है, यहाँ पर स्प्लाइन शाफ्ट है, इसका मतलब ये हो गया कि हम इन दोनों गियर्स को या जो भी हम आगे देखेंगे इनको हम क्या कर सकते हैं, लेफ्ट राइट मूव कर सकते हैं। दे कैन स्लाइड ऑन दिस स्प्लाइन शाफ्ट बट दे कैन नॉट हैव एनी रिलेटिव मोशन, यानी कि यदि स्प्लाइन शाफ्ट घूमती है तो ये गियर भी घूमेगा और सिमिलरली ये जो भी चीज है वो घूमेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस जो इनपुट शाफ्ट है इसके ऊपर में आप देखेंगे तो सन गियर माउंटेड है। अब यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ स्प्लाइन नहीं है, यानी कि ये घूमेगा तो सन गियर घूमेगा, ये कोई जरूरी नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है। ओके, सो दिस इज योर इंडिपेंडेंट यूनिट। और इस सन गियर के ऊपर में आप देखेंगे पेरीफेरी पर आपको प्लैनेट गियर नजर आ रहे हैं, दीज आर प्लैनेट गियर्स, यहाँ पर आप देखेंगे। और ये जो प्लैनेट गियर है इसका एक एंड तो आपके सन गियर पे अटैच होगा और दूसरा एंड क्या होगा, इस केसिंग पे अटैच होगा। ये सर्कुलर ड्रम टाइप है, तो सर्कुलर ड्रम जो आपको दिख रहा है इसके अंदर में भी पेरीफेरी पर पूरे टीथ कटे हुए हैं, जिसे हम बोलते हैं रिंग गियर। तो ये रिंग गियर आपके पास आउटर है, इस रिंग गियर पर आपके प्लैनेट गियर कॉन्साइड कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, और इसका दूसरा एंड जो है वो आपके पास सन गियर पर मैच करा रहा है। ये जो आपके पास प्लैनेट गियर्स हैं ये विद द हेल्प ऑफ कैरियर आपके पास अटैच्ड हैं, और ये कैरियर क्या है, स्प्लाइंड है, इसमें इंटरनल स्प्लाइंड है और आप देखेंगे शाफ्ट के ऊपर एक्सटर्नल स्प्लाइन है, तो ये दोनों आपस में एंगेज रहते हैं। ओके, सो कैरियर इज माउंटेड ऑन दिस शाफ्ट। इसी तरीके से हम देखेंगे यदि ये कैरियर घूमेगा तो आपके पास क्या होगा, प्लैनेट गियर्स भी घूमेंगे। ओके, और बाहर की साइड में अभी हमने बात करी है रिंग गियर है, और ये पूरा का पूरा क्या होगा, एक सिंगल यूनिट में है और यही आउटपुट शाफ्ट पे जा रहा है, यानी जब जब रिंग गियर घूमेगा तब तक आउटपुट शाफ्ट पे आपको आरपीएम रिसीव होंगे। आगे हम बात करें तो यहाँ पर आपको एक फ्री व्हील क्लच दिया हुआ है, तो आप फ्री व्हील क्लच को देखेंगे तो ये भी स्प्लाइन शाफ्ट के ऊपर माउंटेड है। इट मींस कि इस फ्री व्हील के अंदर भी स्प्लाइंस कटी हुई हैं और इस शाफ्ट के आउटर पेरिफेरी भी स्प्लाइन कटी हुई है। इट इंप्लाइज कि व्हेनेवर योर शाफ्ट विल रोटेट योर फ्री व्हील विल आल्सो रोटेट, तो ये भी आपका क्या होगा, रोटेट होगा। हम इसी चीज को यहाँ पर समझना चाहें तो आपको बिल्कुल पिक्चोरियल व्यू दिख रहा है। अगेन शाफ्ट है आपके पास, सन गियर दिख रहा है, प्लैनेट गियर दिख रहे हैं, आपको बाहर की केसिंग दिख रही है, इसी के अंदर की तरफ में रिंग गियर है और यहाँ पर आपके पास फ्री व्हील लगा हुआ है और यही आउटपुट शाफ्ट पे लेके जा रहा है। अब हम एक इसमें जो वर्ड यूज करें दैट इज फ्री व्हील। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज फ्री व्हील। तो हमने यहाँ पर एक डायग्राम दिखा रखा है फ्री व्हील का,
तो फ्री व्हील क्या होता है बेसिकली, आप लोगों ने साइकिल भी चलाई है तो आपको पता होगा जब आप पैडल मारते हैं यानी कि जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो इट विल वर्क इन अ सिंगल डायरेक्शन, यानी आप जब आगे की तरफ में पैडल मारते हैं तभी वो काम करता है। लेकिन जब आप रिवर्स में यदि पैडल्स को घुमाते हैं तो वो आपका जो एफर्ट है वो साइकिल पर ट्रांसफर नहीं होता है। तो दिस इज कॉल्ड फ्री व्हील मैकेनिज्म। तो फ्री व्हील मैकेनिज्म के बहुत सारे अलग अलग कंस्ट्रक्शंस होते हैं, बट इसको प्रिंसिपल सभी की जगह एक ही होता है कि समझना हमें पड़ेगा कि फ्री व्हील आखिर काम कैसे करता है। तो हम एक ये फ्री व्हील देख रहे हैं, इसको जनरली हम लोग साइकिल की टर्म्स में रैचेट भी बोलते हैं और भी कई जगह पे हम इसको यूज करते हैं। तो इसका बेसिक पर्पस ये होता है कि इट विल अलाउ ओनली वन डायरेक्शनल मोशन। आप यदि एक डायरेक्शन में मोशन करना चाहते हैं तो ही आपको फ्री व्हील अलाउ करता है। रिवर्स डायरेक्शन में यदि आप मोशन करेंगे तो वो लॉक हो जाएगा, वो आपको मोशन को ट्रांसफर नहीं करेगा। तो आप यहाँ पर एक देख पा रहे हैं डायग्राम, तो यहाँ पर आपके पास एक जो व्हील दिख रहा है इसके अंदर में आपके अलग अलग स्लॉट्स कटे हुए हैं और उन स्लॉट्स को हमने इस तरीके से डिजाइन किया है कि हमारे पास यहाँ पर एक केम लगा हुआ है और ये केम क्या है, स्प्रिंग लोडेड है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक स्प्रिंग है और ये केम है और इस केम का भी जो आगे का शेप है वो इस जो रैचेट के अंदर में आपके पास ग्रूव कटा हुआ है इससे मैच करता है। तो इसका यदि हम वर्किंग समझना चाहें तो आप बहुत इजीली समझ सकते हैं कि यदि हम इस रैचेट को क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो क्या होगा, रैचेट क्लॉकवाइज इजीली घूमेगा क्योंकि रैचेट को जो केम है वो ऑब्स्टिकल क्रिएट नहीं करेगी। जैसे जैसे आपके पास ये क्लॉकवाइज घूमेगा रैचेट अपने आप नीचे की तरफ दबेगी और वो अलाउ करेगी कि वो नीचे की तरफ प्रेस हो जाए और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको रोटेट होना अलाउ करे। जैसे ही आप इसको रिवर्स डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, आप देखेंगे कि ये जो रैचेट है ये पुश नहीं होगा और ये इस जो आपके पास कैविटी है इसके अंदर में ये होल्ड करेगा और ये इस व्हील को रिवर्स डायरेक्शन में घूमने नहीं देगा। यानी कि जब जब आप इसको रिवर्स डायरेक्शन में घुमाना चाहेंगे ये सेल्फ लॉक हो जाएगा, लेकिन जब जब आप इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे ये ऑटोमेटिकली अलाउ करेगा और किसी भी तरीके से इसको ऑब्स्टिकल क्रिएट नहीं करेगा। सो दिस इज द पर्पस ऑफ योर फ्री व्हील। तो अब हम वापस आते हैं अपनी ओवरड्राइव के ऊपर। तो ओवरड्राइव में फ्री व्हील का क्या यूज है, आप ध्यान से देखिए कि हम चाहते हैं कि जब आपके पास इनपुट शाफ्ट पे आरपीएम रिसीव हो रहे हैं तो ये रोटेट होगी और ये रोटेट होगी तो आपके साथ फ्री व्हील को भी घुमाएगी और फ्री व्हील को घुमाएगी तो आपके पास जो केसिंग है ये भी घूमेगा और आउटपुट शाफ्ट भी घूमेगी। लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि आपकी गाड़ी धक्का दे रहे हैं आप, या रिवर्स डायरेक्शन में आप जब गाड़ी चल रही है या किसी वजह से ढलान पर वो खिसक रही है तो क्या होगा कि सपोज करिए आरपीएम आपको आउटपुट शाफ्ट से रिसीव होता है, आउटपुट शाफ्ट घूमने लगती है आगे से और वो आउटपुट शाफ्ट क्या करेगी, फ्री व्हील को घुमाने की कोशिश करेगी। तो उस कंडीशन में क्या होगा, फ्री व्हील ऑफसेट करेगा, वहां पर उसको घूमने नहीं देगा और फ्री व्हील नहीं घूमेगा तो आपके पास रिवर्स डायरेक्शन में यानी इनपुट शाफ्ट के ऊपर में आरपीएम ट्रांसफर नहीं होंगे। सो इट विल अलाउ ओनली वन साइडेड पावर ट्रांसमिशन। तो आपको इसीलिए यहाँ पर फ्री व्हील यूज किया है एज कंपेयर टू सिंपल गियर। तो हमने यहाँ पर सिंपल गियर ना यूज करके, क्योंकि सिंपल गियर विल एक्ट इन बोथ द डायरेक्शंस। आप यहाँ पर देखेंगे सन गियर है, प्लैनेट गियर्स हैं और ये सारे जो गियर्स हैं ये दोनों डायरेक्शंस में इक्वली वर्क करते हैं, वेयर एज इन फ्री व्हील इट विल नॉट हैपन। तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट्स कंस्ट्रक्शन। तो हम बात करते हैं अब इसकी वर्किंग की। तो हम जब बात कर रहे हैं कि जब भी आपके पास आउटपुट गियर आउटपुट जो शाफ्ट है वहां से जब आपके पास आरपीएम रिसीव होते हैं तो वो आपको इनपुट शाफ्ट पे मिलते हैं ओवरड्राइव के, और ओवरड्राइव आपकी किसी एक सर्टेन आरपीएम पे घूम रही होती है। तो ये अपनी जो पावर है उसको इस शाफ्ट पे लगातार ट्रांसमिट करती रहेगी। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन तो क्या है कि ये जो आपके पास शाफ्ट है ये शाफ्ट क्या हो रही है, आपके पास रोटेट हो रही है और रोटेट होने के साथ ही क्या हो रहा है, आपने क्या किया, यहाँ पर कोई तरह का बाउंडेशन नहीं है, यानी कि आपका कैरियर घूम रहा है और कैरियर आपका घूम रहा है तो आपके पास सन गियर भी घूम रहा है, यानी दोनों अलाउ कर रहे हैं आप प्लैनेट गियर को और सन गियर को यदि फ्रीली रोटेट करने में, तो आपके पास क्या होगा, इससे कोई भी टॉर्क ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। और जो रैचेट है यहाँ पर आपने फ्री व्हील जो बोला है ये लगातार घूमेगा और इसके घूमने से क्या होगा, जो आपके पास केसिंग है जिसके अंदर की तरफ में रिंग गियर भी है और यहाँ पर ये फ्री व्हील से भी अटैच्ड है, तो ये पूरी केसिंग रोटेट होगी और ये केसिंग जो होगी वो आउटपुट शाफ्ट को अपना आरपीएम देगी। तो इस केस में क्या होगा, आपके पास कोई गियर रेशियो इंक्रीज नहीं होगा, यानी ये जो आपके पास आरपीएम आए हैं इनपुट शाफ्ट में वही आरपीएम आपके फ्री व्हील से होते हुए आउटपुट शाफ्ट पे मिलेंगे, यानी कि नो ओवरड्राइव इज एंगेज्ड, यानी सेम आपको ओवरड्राइव मिलेगी। जैसे ही आप ओवरड्राइव को एंगेज करना चाहते हैं तो आप बेसिकली क्या करते हैं, यू लॉक दिस सन गियर।
तो आप उस कंडीशन में क्या करते हैं, सन गियर को घूमने से रोकते हैं। आपके पास यहाँ पर लॉकिंग मैकेनिज्म होता है, तो आप जैसे ही सन गियर को घूमने से रोक देते हैं तो क्या होता है, अब थोड़ा सा आपके पास देखेंगे तो आप मैकेनिक्स चेंज हो जाता है यहाँ पर। जैसे ही आपके पास सन गियर को आपने घूमने से रोका तो क्या होगा, आपके पास में ये जो कैरियर आर्म है इट विल स्टार्ट रोटेटिंग, और जैसे ही ये रोटेट होने लग जाएगी तो आपके पास आप देखेंगे कि जो आपके पास प्लैनेट गियर्स हैं दे आर ऑफ डिफरेंट साइज एज कंपेयर टू योर रिंग गियर्स। तो हम इसका रेशियो ले लेंगे कि मान लीजिए आपके पास 4:1 का रेशियो है, यदि रिंग गियर में 96 टीथ हैं और आपके पास प्लैनेट गियर के अंदर में 24 टीथ हैं, तो 1/4 का रेशियो आपको मिल जाता है। तो आपके पास जो आरपीएम होंगी, जो आउटपुट शाफ्ट पे कह लीजिए या फिर इस केसिंग पर कह लीजिए, ये 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएंगी, और आपका जो कैरियर आर्म है वो क्या करेगा, आपके प्लैनेट गियर्स को रोटेट करेगा, और ये प्लैनेट गियर्स की वजह से क्या होगा, आपका रिंग गियर घूमेगा और आपके आउटपुट शाफ्ट पे 4 टाइम्स आपको ज्यादा आउटपुट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 4 टाइम्स की हम बात कर रहे हैं, इट डिपेंड्स ऑन वेरियस गियर रेशियोज। आप जितना भी गियर रेशियो लेना चाहें आप उतना, यानी कि डबल, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, इट डिपेंड्स ऑन योर गियर रेशियोज कि आप कौन से गियर्स को यूज कर रहे हैं, बट ओवर ड्राइव विल एंगेज। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि मान लीजिए इंजन से हमें 2000 आरपीएम रिसीव हो रही थी, तो 2000 आरपीएम ही बिना जब हम इसको लॉक नहीं करते तो 2000 आरपीएम ही हमें आउटपुट शाफ्ट में मिल रही थी, और ये कब काम कर रहा था, जब हमारा टॉप गियर में गाड़ी चल रही है। अब हम जैसे ही ओवरड्राइव को एंगेज करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ से जो 2000 आरपीएम रिसीव हो रहे हैं वो मल्टीप्लाई होकर के प्लैनेट गियर के साथ में 4 टाइम्स होगा। इसका मतलब 8000 आरपीएम पे आपको आउटपुट शाफ्ट पे मिलने लगी है, लेकिन हम गाड़ी को 8000 आरपीएम पे नहीं चला सकते। तो गाड़ी जैसे जैसे बहुत तेज चलने लगेगी आप क्या करेंगे, रेस कम करने लग जाएंगे, और आप पाएंगे कि इंजन जो पहले 2000 आरपीएम पर चल रहा था वो लगभग 1500 या 1400 आरपीएम पर चलने लग गया, तभी भी आपकी गाड़ी की स्पीड वही मेंटेन है। लेकिन इसके पीछे एक और कंडीशन है, दैट इज व्हाट, एक तो हमने बात करी स्पीड की, दूसरी हम बात कर रहे हैं लोड की या रोड कंडीशन की। तो रोड या लोड कंडीशंस ये इट विल आल्सो इन्फ्लुएंस द यूज ऑफ योर ओवरड्राइव। हाउ वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो यदि मान लीजिए आपके पास गाड़ी के अंदर में एक ही आदमी बैठा है तो आप देखेंगे कि ओवरड्राइव की जो पोजीशन है वो बहुत जल्दी आ जाएगी, क्योंकि लोड बहुत कम है गाड़ी पे। लेकिन यदि हम बात करें लोड ज्यादा है, मान लीजिए 5 सवारी बैठी है, आपने सामान भी रखा हुआ है और उस टाइम पे आप हाईवे पे चल रहे हैं, तो आप देखेंगे कि ओवरड्राइव की स्पीड तो आ गई है, कौन सी, लाइक 80 या 90 आ चुकी है, लेकिन जैसे ही ये एंगेज करेंगे हम ओवरड्राइव को तो क्या होगा, टॉर्क की रिक्वायरमेंट भी है क्योंकि गाड़ी में लोड ज्यादा है। तो जैसे ही टॉर्क ज्यादा मिलेगा तो आपकी ओवरड्राइव डिसएंगेज हो जाएगी और वापस से आप उसी थ्रोटल पर आ जाएंगे, तो आपको ज्यादा थ्रोटल देना ही पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि यदि आप क्या कर रहे हैं, नॉर्मल ड्राइव कर रहे हैं, ज्यादा आपके पास लोड नहीं है गाड़ी में और आप फ्रीली सिंपल स्ट्रेट रोड पे चल रहे हैं, तो ओवरड्राइव बहुत इफेक्टिवली वर्क करेगी अबाउट 80 किलोमीटर पर आवर। लेकिन यदि आपके पास लोड ज्यादा है गाड़ी के ऊपर या फिर रोड कंडीशंस डिफर है, रोड कंडीशंस का हम मतलब बात कर रहे हैं कि सपोज करिए अब आप बात कर रहे हैं कि आप हिल एरिया में चल रहे हैं और आप हिल के ऊपर में 80 की स्पीड पे जा रहे हैं, लेकिन वहां पर भी आपके पास टॉर्क आपको ज्यादा चाहिए, तो आपका जो ओवरड्राइव है वो वहां पर प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगा और आपको मैनुअल पर ही वो ट्रांसफर कर देगा। तो उससे क्या होगा, आपका वापस से फ्यूल इकोनॉमी कम हो जाएगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि हमारा जो हाईवेज पे है वो माइलेज बढ़ जाता है। वो कारण क्या होता है, क्योंकि हम लोग जब हाईवे पे चलते हैं तो हमारे पास ओवरड्राइव एंगेज हो जाता है, जिसके कारण हमें कम काम पर भी आउटपुट ज्यादा मिल जाता है। ठीक है, तो एट टॉप स्पीड्स हम 100-120 की बात करते हैं तो हमारी ओवरड्राइव एंगेज हो जाती है, और ओवरड्राइव की वजह से जो इंजन की जो हमारे पास आउटपुट आरपीएम है वो हमें रिड्यूस करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास कई सारे हमें फायदे मिलते हैं। वी विल डिस्कस इट इन कमिंग अप स्लाइड्स। So I hope all of you understand its purpose and its function. Now try to understand its advantage. तो सबसे पहला एडवांटेज है, इट गिव्स हायर टॉप गियर रेशियो फॉर बेटर फ्यूल इकोनॉमी। तो अभी हमने बोला कि जब भी टॉप गियर में हम इसको यूज करते हैं तब हमें अच्छी फ्यूल इकोनॉमी मिलती है। इसके पीछे आपको रीजन मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है कि आपको थ्रोटल कम खोलना पड़ता है, और थ्रोटल कम खुलेगा तो ऑब्वियसली आपका फ्यूल इकोनॉमी एनहांस हो जाएगा। तो सेकंड एडवांटेज इज इट रिड्यूस इंजन वियर एंड टियर। तो इससे क्या फायदा हुआ कि जैसे ही हमने इंजन के आरपीएम कम किए तो आप समझेंगे कि इंजन का जो उस पर जो लोड पड़ रहा है प्लस जो
उसका जो रोटेशन है वो आपने कम कर दिया। पहले वो 2000 आरपीएम पे घूम रहा था, अब मान लीजिए वो 1500 आरपीएम पे घूम रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा वो 1 मिनट के लिए तो नहीं घूम रहा है या 10 मिनट के लिए नहीं घूम रहा है, लगातार 3-3 घंटे 6-6 घंटे तक गाड़ी चलती है, तो इन मिलियंस टाइम्स वो रोटेट होते हैं, और मिलियंस टाइम्स में से यदि आप 25% भी रिड्यूस करते हैं, इट गिव्स अ ह्यूज अमाउंट कि आपकी वियर एंड टियर पे बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है, आपका लुब्रिकेटिंग ऑयल ज्यादा चलता है, आपका सारे मतलब इनडायरेक्टली आपके सारे बेनिफिट्स आपको गाड़ी में मिलते हैं। और थर्ड जो एडवांटेज है दैट इज इट इज इजी फॉर एंगेजमेंट एंड डिसएंगेजमेंट। और सबसे इजी बात क्या है कि हम अटैच कर रहे हैं पीछे ओवरड्राइव को, तो ऐसा नहीं है कि ये इंटीग्रल पार्ट है किसी ट्रांसमिशन सिस्टम का, इट इज एन अटैच्ड यूनिट। तो आप क्या कर रहे हैं, इसको अलग से एंगेज और डिसएंगेज कर सकते हैं, एंड इट इज वेरी इजी टू डू दैट। तो ये तीनों इसके एडवांटेजेस हैं। यदि हम बात करें डिसएडवांटेज की, तो बहुत मेजर डिसएडवांटेजेस नहीं है, बस जो हम कह सकते हैं कि हम आपको ओवरड्राइव लगा रहे हैं तो उसकी इनिशियल कॉस्ट तो बढ़ेगी, क्योंकि व्हीकल के अंदर में आपको ओवरड्राइव खरीद के उसको अटैच करना पड़ेगा। दूसरा जो बात है कि मेंटेनेंस कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ओवरड्राइव अगेन वर्क्स ऑन इपीसाइक्लिक गियर ट्रेन, तो इपीसाइक्लिक गियर ट्रेन में थोड़ी मेंटेनेंस आपकी कॉस्टिंग ज्यादा आती है। थर्ड वन इज ओनली एप्लीकेबल इन टॉप स्पीड एंड लो लोड कंडीशंस। तो ये दो इसके कंस्ट्रेंट्स हैं, एक तो कि हम टॉप स्पीड में ही इसको यूज करते हैं, दूसरा जो लोड है वो भी हमें लो रखना पड़ता है, तभी हमारे पास ये प्रॉपर वर्क करता है। तो दीज आर इट्स disadvantages. So I hope all of you understand this overdrive concept. Okay, so now let's move towards our new topic. So that is your propeller shaft. तो देखिए, जब भी हम गाड़ी में ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो प्रोपेलर शाफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज इट कनेक्ट्स आवर इनपुट टू आउटपुट। तो हमारे पास जो इनपुट है, इनपुट यहाँ पर हम किससे बात कर रहे हैं, या तो आप गियर बॉक्स बोल लीजिए, और यदि गियर बॉक्स के बाद अभी हमने पढ़ा ओवरड्राइव है, तो ओवरड्राइव के आउटपुट को मान लीजिए। तो वहां से लेकर के हमें गाड़ी के रेयर तक यानी डिफरेंशियल तक हमारी टॉर्क को ट्रांसमिट करना होता है, एंड इट इज नॉट अ इजी टास्क। तो हमारे पास इतना ह्यूज टॉर्क होता है, उसको हम क्या करते हैं, पीछे हम डिफरेंशियल तक ट्रांसफर करते हैं। तो ये जो रोल अप्लाई करता है, ये करता है हमारी प्रोपेलर शाफ्ट। तो आप यहाँ पर डायग्राम में देख पा रहे हैं, आपके पास इंजन है, देन यू हैव फ्लाई व्हील, देन वी हैव क्लच, देन वी हैव गियर बॉक्स। वी हैव नॉट शोन ओवरड्राइव इन इट। तो हम यहाँ पर ओवरड्राइव की बात करते हैं तो गियर के बाद में ओवरड्राइव होती है, एंड देन वी हैव अ प्रोपेलर शाफ्ट। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये प्रोपेलर शाफ्ट आपकी आगे से लेके पीछे तक आपकी जो टॉर्क है उसको ट्रांसफर करने का काम करती है, और इसको डिफरेंशियल पर डिलीवर करती है। तो प्रोपेलर शाफ्ट का पर्पज सिंपली टॉर्क को ट्रांसफर करना ही नहीं है, इसका जो पर्पज है वो है उन सब कंस्ट्रेंट्स के साथ में टॉर्क को ट्रांसफर करना जो एक रियल पोजीशन में गाड़ी में आती हैं, और वो रियल डिफिकल्टीज क्या क्या आती हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड ट्राई टू understand what is propeller shaft. A drive shaft connecting the gearbox to a rear differential is called propeller shaft. तो जो भी शाफ्ट है जो कि किसको कनेक्ट करती है, गियरबॉक्स को डिफरेंशियल से, दैट इज नोन एज प्रोपेलर शाफ्ट और प्रॉप शाफ्ट। इसको कई बार हम शॉर्ट में प्रॉप शाफ्ट भी बोलते हैं। अब प्रॉप शाफ्ट असेंबली कंसिस्ट ऑफ ए प्रोपेलर शाफ्ट। तो इसमें असेंबली में हम बात करें तो क्या क्या होता है, सबसे पहला होता है प्रोपेलर शाफ्ट, यानी कि एक ट्यूब होती है जो कि प्रोपेलर शाफ्ट कहलाती है। दिस इज ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर। देन वी हैव स्लिप जॉइंट, हम इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास क्या होता है, स्लिप जॉइंट भी होता है, यहाँ पर शो नहीं कर रखा है, आगे हम देखेंगे। तो स्लिप जॉइंट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ दिस प्रोपेलर शाफ्ट एंड वन और मोर यूनिवर्सल जॉइंट्स। और हम देखेंगे कि ये प्रोपेलर शाफ्ट हम डायरेक्टली नहीं अटैच करते हैं, वी यूज सम यूनिवर्सल जॉइंट्स। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि एक ये यूनिवर्सल जॉइंट लगा हुआ है, ये दूसरा यूनिवर्सल जॉइंट लगा हुआ है, ये तीसरा यूनिवर्सल जॉइंट लगा हुआ है। इट डिपेंड्स कि आपको किस तरह की व्हीकल को डिजाइन करना है, उसके हिसाब से आप चाहें तो सिंगल यूनिवर्सल जॉइंट पे भी काम कर सकते हैं, आप चाहें तो दो भी लगा सकते हैं, और आप चाहें तो और ज्यादा नंबर ऑफ यूनिवर्सल जॉइंट भी लगा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस। Where the engine and axles are separated from each other, as on four-wheel drive, the rear-wheel drive vehicles, it is the propeller shaft that serves to transmit the drive force generated by engine to axle. तो जो इंजन में आपके पास आरपीएम डेवलप हो रहे हैं, वहां से हमको रेयर एक्सेल तक ड्राइव को ट्रांसफर करने हैं, और इसके लिए हम लोगों को प्रोपेलर शाफ्ट की जरूरत पड़ती है। यदि हम बात करें फ्रंट व्हील ड्राइव की और इंजन भी यदि फ्रंटली माउंटेड है, तो आपको कोई जरूरत नहीं होती प्रोपेलर शाफ्ट की, यू कैन डायरेक्टली कपल इट, और वहां पर आप प्रोपेलर शाफ्ट नहीं लगाते। सिमिलरली यदि हम बात करें इंजन रेयर माउंटेड है और रेयर व्हील ड्राइव है, तो भी आपको प्रोपेलर शाफ्ट की जरूरत नहीं होती है। तो प्रोपेलर शाफ्ट आपको तब चाहिए जब आपके पास इंजन
और आपके पास ड्राइविंग व्हील आगे पीछे अलग अलग पोजीशंस में फिट हो। Okay, so this is the basic construction and description of your propeller shaft. Now we will try to understand how it works. So now you can see, आपके सामने आपको नजर आ रहा है कि एक प्रोपेलर शाफ्ट रोटेट हो रही है और यहाँ पर एक इनपुट शाफ्ट है और एक आउटपुट शाफ्ट है। इट डजेंट मैटर कि आप इसको इनपुट बोलिए या इसको इनपुट बोलिए, दोनों ही कंडीशन में ये अपनी जो टॉर्क है उसको ट्रांसफर करेगी। ठीक है, तो ये जो रोटेट हो रही है, तो ये रोटेट हो रही है बीच में, दिस इज योर प्रोपेलर शाफ्ट, और इसकी दोनों एंड्स पे आप देख पा रहे हैं दिस इज यूनिवर्सल जॉइंट। तो अभी हम आगे यूनिवर्सल जॉइंट पढ़ेंगे तो हम इसकी डिटेल पे जाएंगे कि ये क्या काम करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ योर प्रोपेलर शाफ्ट। तो हम देख पा रहे हैं हमारे लेफ्ट साइड में एक प्रोपेलर शाफ्ट का डिटेल्ड स्केच नजर आ रहा है, और इसको समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि प्रोपेलर शाफ्ट कितनी तरह की होती है। सो इट मे बी वन पीस ड्राइव शाफ्ट, यानी कि हम एक पीस में भी पूरी प्रोपेलर शाफ्ट को बना सकते हैं और किसी तरह के स्लिप जॉइंट की जरूरत नहीं है। सो इट डिपेंड्स ऑन द एप्लीकेशन कि हम कहाँ के लिए प्रोपेलर शाफ्ट बना रहे हैं, राइट। तो मान लीजिए, सपोज करिए कि आप एक व्हीकल की बात नहीं कर रहे हैं और आप एक किसी वर्कशॉप की बात कर रहे हैं और वर्कशॉप में आपको पावर ट्रांसमिट करनी है आगे से काफी दूर तक, और आपने प्रोपेलर शाफ्ट यूज कर ली है, तो वहां आप सिंगल प्रोपेलर शाफ्ट यूज कर सकते हैं। व्हाई? बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन ड्राइवर एंड ड्रिवन विल नॉट चेंज विद टाइम, क्योंकि वहां पर जो आगे का पोजीशन है और जो पीछे का पोजीशन है लैब में क्या होता है, वो डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहती है, इसीलिए आपको कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन यदि मान लीजिए हम व्हीकल की बात करते हैं तो वहां पर डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहता है। हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि वो डिस्टेंस कम या ज्यादा होता रहता है जब जब गाड़ी चलती है, तो वो कम ज्यादा हो रहा है तो आप यदि सॉलिड शाफ्ट यहाँ पर यूज करते हैं तो क्या होगा, वो ब्रेक डाउन हो जाएगी, टूट जाएगी, क्योंकि उसके अंदर इस तरीके का कोई ऑप्शन नहीं है कि आप उसको उसकी लेंथ को एडजस्ट कर सकें, तो इसलिए वहां पर सिंगल शाफ्ट नहीं लगेगी। तो वी सेड वन पीस ड्राइविंग शाफ्ट, तो ऐसी कंडीशन जहां पर हमारे पास लेंथ कांस्टेंट होती है वहां पर हम सिंगल पीस ड्राइविंग शाफ्ट यूज कर सकते हैं, यानी प्रोपेलर शाफ्ट यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज टू पीस ड्राइविंग शाफ्ट ऑल्सो, यानी हम दो पीस में ड्राइविंग शाफ्ट को बना सकते हैं, उसको भी हम यूज कर सकते हैं। जैसा कि अभी हमने इस डायग्राम में देखा था, तो वी हैव वन प्रोपेलर शाफ्ट, वी हैव अनदर प्रोपेलर शाफ्ट, और हमने दोनों को क्या किया, अलग अलग एंगल्स पे मोड़ रखा है, तो हम यहाँ पर दो पीस को भी प्रोपेलर शाफ्ट में यूज कर सकते हैं। इसी तरह से स्लिप इन ट्यूब ड्राइव शाफ्ट, स्लिप इन ट्यूब का मतलब क्या है कि एक ट्यूब दूसरे में स्लिप कर सकती है, यानी अंदर बाहर हो सकती है, और इसी को हम बोलते हैं स्लिप जॉइंट। आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, तो स्लिप जॉइंट बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो स्लिप जॉइंट is nothing but you have splined over it। आप पूरी शाफ्ट पे देखेंगे, इस पर एक्सटर्नल स्प्लाइन कटे हुए हैं, ठीक है, और इसी के अपोजिट स्प्लाइन क्या होते हैं, दूसरी साइड में कटे हुए रहते हैं। तो होता यह है कि जब भी लेंथ हमारे को ज्यादा चाहिए, मान लीजिए फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट में यदि लेंथ थोड़ी सी स्लाइटली इंक्रीज होती है तो ये स्लिप जॉइंट थोड़ा सा बाहर आ जाता है, लेकिन ये जो रोटेट हो रहा है क्योंकि स्प्लाइन से स्प्लाइन मैच रहती है तो ये पीछे तक रोटेशन को ट्रांसफर करता रहता है, लेकिन अप टू अ सर्टेन लिमिट। यदि हम बात करें, सपोज करिए हम यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का स्प्लाइन यूज कर रहे हैं, तो लगभग हम 2 to 3 सेंटीमीटर तक हम इसको लेंथ को वेरिएशन को एडजस्ट कर सकते हैं। तो दूसरी तरफ हम यदि कहें कि मान लीजिए लेंथ बढ़ रही है, जब तो हमने इसको थोड़ा बाहर निकाल लिया, लेकिन यदि लेंथ कम होती है उस केस में क्या होगा, यानी ये दोनों पॉइंट्स पास आ जाते हैं, उस केस में क्या होगा, तो हम अंदर की तरफ कैविटी में थोड़ा स्पेस पहले से छोड़ के रखते हैं। यानी नॉर्मल कंडीशन में जब हम स्प्लाइन को अटैच करते हैं तो लगभग हम क्या करते हैं, उसको कुछ इनर क्लियरेंस देके रखते हैं और कुछ एक्सटर्नल क्लियरेंस देके रखते हैं। तो इंटरनल क्लियरेंस का मतलब यह है कि यदि ये दोनों पॉइंट्स यानी फ्रंट और रेयर आपके पास नजदीक आते हैं, उस केस में क्या होता है, ये स्प्लाइन शाफ्ट क्या होती है, आपके पास अंदर वाली कैविटी की तरफ चली जाती है, जिससे कि ये जो लेंथ होती है ओवरऑल ये कम हो जाती है प्रोपेलर शाफ्ट की, और वो उसको बियर कर लेता है। इसी तरीके से यदि लेंथ बढ़ती है तो ये थोड़ा सा स्लिप जॉइंट बाहर आ जाता है, पर ये रोटेशन लगातार जारी रखता है, क्योंकि जो आपके पास स्प्लाइंस हैं वो आपस में हमेशा मैच करके रखते हैं। लेकिन यदि हम बात करें कि आफ्टर दैट लिमिट, यदि हम बात करें कि सपोज करिए उससे भी लेंथ और ज्यादा यदि बढ़ गई तो क्या होगा, तो स्लिप जॉइंट बाहर खिसक के निकल जाएगा और ये वहीं पे काम करना बंद कर देगा, ठीक है। सो इट इज इट्स लिमिट कि वहां पर आपको अलग तरह की प्रोपेलर शाफ्ट लगानी पड़ेगी यदि आपकी जो व्हीकल है उसमें फ्रंट और रियर के अंदर में जो आपके पास में व्हील्स हैं उनमें लेंथ एक लिमिट से ज्यादा वेरी करती हैं। ओके, सो दिस इज अबाउट इट्स different types. The slip and tube drive shaft is a new type that improves crash safety. तो ये जो है ये लेटेस्ट, हम कह सकते हैं लेटेस्ट मतलब अभी की नहीं है, लेकिन इन टेक्नोलॉजी में ये सबसे लेटेस्ट है। तो इससे फायदा क्या हुआ, ये क्रैश सेफ्टी देती है। जब भी हमारे पास गाड़ी के अंदर में
जो डिस्टेंस है वो कम होता है तो हमारे को इसमें सेफ्टी मिल जाती है। इट कैन बी कंप्रेस्ड टू एब्जॉर्ब एनर्जी इन द इवेंट ऑफ क्रैश, सो इट ऑल्सो नोन एज कोलैप्सिबल ड्राइव शाफ्ट। तो हम क्या करते हैं, जब जब हमारे पास में ये डिस्टेंस कम होती है तो हम क्या होते हैं, इनको कोलैप्स कर देते हैं। और कोलैप्स करने से क्या होता है, जो आपके पास में काइनेटिक एनर्जी मिली है फ्रंट से, वो एनर्जी क्या होती है आपके पास अंदर से कोलैप्स होने की वजह से पीछे ट्रांसफर नहीं हो पाती है। तो ये एक सेफ्टी फीचर के रूप में भी इसको डेवलप किया गया है कि जब भी यदि मान लीजिए गाड़ी का एक्सीडेंट होता है और उसमें जो काइनेटिक एनर्जी आगे हिट करने पर मिलती है व्हीकल को, वो पीछे तक नहीं जाए इस प्रोपेलर शाफ्ट से होती हुई, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसको कोलैप्सिबल बनाते हैं। कोलैप्सिबल मतलब कि एक लिमिट से ज़्यादा यदि इसके ऊपर में आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर होती है तो ये कोलैप्स हो जाता है और ये क्या होती है, ट्यूब एक दूसरे के अंदर घुस जाती है, सो दैट दिस ड्राइव विल कोलैप्स। और ये जो एनर्जी होती है, ये एनर्जी क्या होती है, कोलैप्सिंग में यूज हो जाती है। इस वजह से आपको जो पीछे होने वाला जो नुकसान था वो कम हो जाता है। सो दिस इज इट्स पर्पज। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपके पास यहाँ पर प्रोपेलर शाफ्ट लगी हुई है, ओके, एंड इट हैव टू जॉइंट्स, टू यूनिवर्सल जॉइंट्स। तो हम यहाँ पर इसको बोलेंगे ये यूनिवर्सल जॉइंट आपके पास लगा हुआ है। अब हम बात करें यदि मटेरियल की कि प्रोपेलर शाफ्ट का मटेरियल क्या होता है। सो द कॉमन मटेरियल फॉर कंस्ट्रक्शन इज हाई क्वालिटी स्टील ऑफ ग्रेड SM45C। देखिए स्टील में देर आर एन नंबर ऑफ ग्रेड्स, बहुत सारी जो है स्टील के अंदर में ग्रेड्स आती हैं, उनके अलग अलग स्पेसिफिकेशंस हैं, बट एटलीस्ट यू शुड नो दैट हाई क्वालिटी स्टील इज यूज्ड इन मेकिंग द propeller shaft. Apart from this, due to high specific strength and high specific module, the advanced composite materials like epoxy composites, carbon fibers, Kevlar, glass fibers and thermoplastic polyamides etc. with suitable reasons are widely used for long propeller shafts. तो जैसे जैसे हम लॉन्ग प्रोपेलर शाफ्ट बनाने की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, वेट बढ़ जाता है, और वेट बढ़ने से आपने पढ़ रखा है डॉम के अंदर में और वाइब्रेशन के अंदर में आपका विरलिंग इफेक्ट बढ़ जाता है। तो हम चाहते हैं कि उसके अंदर में स्ट्रेंथ तो हमको मिले लेकिन वेट ज़्यादा नहीं बढ़े। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग फाइबर्स को, पॉलीमर्स को और इपॉक्सीज को हम यूज़ करके हम प्रोपेलर शाफ्ट बना रहे हैं जो कि ज़्यादा दूर तक आपके पावर को भी ट्रांसमिट कर पाए और वेट की वजह से उसके अंदर में विरलिंग नहीं हो। सो यहाँ पर आप एक रियलिस्टिक प्रोपेलर शाफ्ट का फोटो देख पा रहे हैं। दिस इज योर वन एंड, जो अभी हमने स्लिप जॉइंट की बात करी थी। तो यहाँ पर स्प्लाइंस कटे हुए हैं आपके पास, और यही सेम स्प्लाइंस आपके पास इस एंड पे भी कटे हुए हैं। तो इसके अंदर में कैविटी है जिसमें ये स्प्लाइन फिक्स हो जाएगी। फिक्स मतलब है कि ये अंदर मूव हो सकती है लेफ्ट एंड राइट, लेकिन ये रोटेट होगी तो ये भी रोटेट होगी बिकॉज स्प्लाइंस आर देयर। तो इसमें इंटरनल स्प्लाइन है, इसमें एक्सटर्नल स्प्लाइन है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये आपके पास यूनिवर्सल जॉइंट है, ठीक है। सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिवर्सल जॉइंट। तो यूनिवर्सल जॉइंट बहुत हेल्पफुल होता है फॉर ट्रांसफरिंग योर टॉर्क व्हेन बोथ द शाफ्ट्स आर नॉट एट कोएक्सियल पोजीशन और दे आर नॉट इन अ लीनियर कंडीशन। तो जब जब हम बात करें कि आपके पास जो शाफ्ट हैं यदि वो किसी भी एंगल पर टॉर्क को ट्रांसफर कर रही है तो हमें यूनिवर्सल जॉइंट को यूज करना पड़ता है। तो इससे आप डायग्राम को देख के समझ सकते हैं कि एक शाफ्ट का जो इनपुट शाफ्ट मान लीजिए यहाँ से आ रही है, तो इसका जो एक्सिस है वो क्या कर रहा है, आउटपुट शाफ्ट से मैच नहीं कर रहा है, इट इज नॉट कोएक्सियल, ठीक है। तो एक तो हो गई हमारे पास में बात कि हम सिंगल डायमेंशन की बात कर रहे हैं, लेकिन यदि मान लीजिए हम सेकेंड डायमेंशन की बात करें तो यदि ये थोड़ा लेफ्ट राइट भी है, यदि ये इस तरफ में इसका मुंह है या इस तरफ में मुंह है, इट मीन्स कि सेम प्लेन में नहीं है दोनों। यदि हम सिंगल प्लेन की बात कर रहे थे तब तो हम बोल रहे हैं सिर्फ एंगुलर आपके पास जो है टॉर्क को ही ट्रांसफर कर रहा है, लेकिन यदि हम बात करें कि यदि ये इस प्लेन में भी नहीं है, दूसरा एंड क्या है थोड़ा लेफ्ट राइट है, तो भी ये इफिशिएंटली आपके टॉर्क को ट्रांसफर कर सकता है बिकॉज दिस मैकेनिज्म इज डेवलप्ड लाइक दिस ओनली, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास, क्योंकि हमारे व्हीकल्स जो होते हैं उनका फ्रंट और रेयर जो होता है वो हमेशा सीधा नहीं रहता है, और उनके पीछे क्या क्या कारण है अभी हम उसको भी डिस्कस करेंगे। सो यूनिवर्सल जॉइंट क्या होता है, वी शुड नो अ यूनिवर्सल जॉइंट, इसको हम लोग कई बार यूनिवर्सल कपलिंग, यू जॉइंट, कार्डन जॉइंट, स्पाइसर और हार्डी स्पाइसर जॉइंट और हुक जॉइंट भी बोलते हैं। आई थिंक यू हैव स्टडीड दिस हुक जॉइंट इन योर डॉम ऑल्सो और डिजाइन ऑल्सो। तो ये आपके पास में हुक जॉइंट का एक एनिमेशन है। So hook joint, or you can say universal joint, is a joint or coupling connecting rigid rods whose axles are inclined to each other and
is commonly used in shaft that transmit rotary motion. तो हम यहाँ रेसिप्रोकेटिंग के लिए इसको यूज नहीं करते हैं, वी आर ऑलवेज यूजिंग इट फॉर रोटरी मोशन। जब भी ये घूमते हुए मोशंस को ट्रांसफर करना होता है तो हम क्या होता है यूनिवर्सल जॉइंट को काम में लेते हैं। हम कभी भी जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन है यानी आगे पीछे होने वाले मोशन के लिए इनको काम में नहीं लेते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ हिंजेस लोकेटेड क्लोजर टुगेदर ओरिएंटेड एट 90 डिग्री टू ईच अदर कनेक्टेड बाय ए क्रॉस शाफ्ट। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये क्या होते हैं 90 डिग्री पर आपको मिलेगा। तो आप देखेंगे दो हिंजेस तो आपके पास एक यू फॉर्क से कनेक्टेड है और दूसरा जो हिंज है वो दूसरे यू फॉर्क से कनेक्टेड है, लेकिन इन दोनों में हमेशा 90 डिग्री का आपको डिफरेंस दिखेगा। यानी कि आप यदि बीच में ध्यान से देखेंगे तो एक हिंज से दूसरा हिंज हमेशा 90 डिग्री पे रहेगा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस यूनिवर्सल जॉइंट। तो आप देख पा रहे हैं अलग अलग डायरेक्शंस में अलग अलग ओरिएंटेशन पर ये आपके जो टॉर्क है उसको इजीली ट्रांसफर कर सकता है। यहाँ पर भी आप इजीली देख सकते हैं कि आपको एक एनिमेशन दिखाया हुआ है और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बोथ द हिंजेस आर एट 90 डिग्री। तो इस जो यूनिवर्सल जॉइंट है इसका और जो लेफ्ट साइड में आपको यूनिवर्सल जॉइंट दिख रहा है इसका दोनों का जो हिंजेस हैं वो 90 डिग्री पर हमेशा रहते हैं और ये टॉर्क को ट्रांसफर करते रहते हैं। यहाँ पर राइट में आप देखेंगे तो इट इज अ रियलिस्टिक इमेज ऑफ योर प्रोपेलर शाफ्ट एज वेल एज योर यूनिवर्सल जॉइंट। तो मान लीजिए एक मशीन आपके पास लगी हुई है और उससे आपको किसी सर्टेन इंक्लिनेशन पर टॉर्क ट्रांसफर करना है। इट मे बी ऑटोमोबाइल, इट मे बी एनी इंडस्ट्रियल पर्पस। तो वहां पर आप क्या करते हैं आप यूनिवर्सल जॉइंट लगाते हैं और बीच के अंदर में आपने प्रोपेलर शाफ्ट लगाई है। मान लीजिए आपको लगता है कि ये बिल्कुल कोएक्सियल हैं, एकदम सामने सामने इन दोनों का सेंटर पॉइंट है, फिर भी हम क्या करते हैं यूनिवर्सल जॉइंट कोशिश करते हैं हम यूज करें, क्योंकि बाय चांस यदि किसी वजह से उसके अंदर में अलाइनमेंट डिफर हो जाता है तो आपकी जो शाफ्ट है वो टूट जाएगी, एकदम से बकलिंग हो सकती है या फिर एक्सीडेंट हो सकता है। क्योंकि हम जब इतनी हाई टॉर्क को ट्रांसफर करते हैं तो हम बिल्कुल नहीं चाहते कि उनके अलाइनमेंट डिस्टर्ब हो। तो हम उसको अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं वी पुट यूनिवर्सल जॉइंट्स ऑन बोथ द साइड्स। तो यदि मान लीजिए थोड़ा बहुत अलाइनमेंट मशीन्स का लेफ्ट राइट हो भी जाता है तो भी उस कंडीशन में ये टॉर्क ट्रांसफर करता रहेगा और किसी तरह से इन मेंबर्स के ऊपर में स्ट्रेस नहीं बढ़ेगा और ये किसी तरह के से एक्सीडेंटल कंडीशन में ब्रेक डाउन नहीं होंगे। So this is the main purpose of your universal joint. So I hope all of you understand this. Thank you so much for your patience and watching this video.